हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामाशीष यादव। आज का हमारा विषय है, चूँकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है भौगोलिक दृष्टि से भी और करंट के दृष्टि से भी। हम सबको पता है कि इस समय पश्चिमी एशिया महाद्वीप तथा पूर्वी यूरोप के मध्य दो प्लेटों के टकराव के कारण भूकंप की स्थिति बनी हुई है, जिससे पिछले सोमवार को तुर्की एवं सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पे 7.8 बताई गई। दोस्तों, इस भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ने से पहले तथा इसके भौगोलिक कारकों, यहाँ पे जो भूकंप आया है इसके भौगोलिक कारकों को जानने से पहले थोड़ा सा हम भूकंप के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कांपना, अर्थात ऐसी कोई परिस्थिति जिसके कारण हमारी पृथ्वी या पृथ्वी का कोई भाग या पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग अचानक हिलने या कांपने लगता है, तो उस स्थिति को हम भूकंप कहते हैं। अर्थात भूमि का कांपना ही भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूकंप के आने के जो प्रमुख कारण होते हैं वे उन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वह होता है प्लेट विवर्तनिक। उस कारकों को हम प्लेट विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है। प्लेट का अर्थ होता है कि पृथ्वी के दृढ़ भूखंड, पृथ्वी के वे दृढ़ भूखंड जो मूव करते रहते हैं उन्हीं को हम प्लेट कहते हैं। लेकिन जब ये प्लेटें मूव करते रहते हैं तो उनके मूव करने के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे आपस में टकरा जाते हैं, और जब वे प्लेटें आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने के कारण ही पृथ्वी का कुछ भाग या बहुत बड़ा भाग हिलने लगता है। उसी स्थिति को भूकंप के नाम से जानते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे तुर्की में भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों को थोड़ा हम समझ लें, उसके बाद फिर इस स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। भूकंप के लिए 3 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला तो यह होता है कि हमारे पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पे भूकंप का जन्म हुआ उसको हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम भूकंप मूल या फोकस के नाम से जानते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या लिखते हैं, भूकंप मूल, या इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। लेकिन दूसरा वह शब्द होता है जहाँ पे भूकंपी तरंगे, अर्थात पृथ्वी के जिस हिस्से में भूकंपी तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती हैं उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। जिस स्थान पे भूकंपी तरंगे सर्वप्रथम अनुभव की जाती हैं उनको हम ईपी सेंटर या भूकंप केंद्र या इसी को हम ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। इसे ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। जहाँ पे भूकंपी तरंगे अनुभव की जाती हैं उन्हें ईपी सेंटर, लेकिन जहाँ पे उनका मूल होता है, जहाँ पे वे उद्भव होती हैं, उस स्थान को भूकंप मूल या फोकस के नाम से जानते हैं। अब तीसरी चीज़ यह होती है कि वे स्थान जहाँ पे समान तीव्रता के भूकंप आते हैं, जहाँ पे समान तीव्रता के भूकंप आते हैं उन स्थानों को मिला करके यदि हम एक रेखा का निर्माण कर दें तो उस रेखा को समभूकंप रेखा या होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। इसे हम समभूकंप रेखा या इसी को हम होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। अर्थात वे सारे स्थान जिन स्थानों पे समान तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को या काल्पनिक रेखा को ही समभूकंप रेखा या होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। भूकंप के अध्ययन को या भूकंप उद्गार के अध्ययन को हम भूकंप विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो जिस क्षेत्र में भूकंप की स्थिति बनी है उसके भौगोलिक क्षेत्रों का हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो देश है इस देश का नाम है तुर्की, ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो देश है इस देश का नाम है सीरिया।
और यह जो भूकंप आया है, इस भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित यही दोनों क्षेत्र हैं, जिसका प्रमुख कारण यह है कि भूकंप का केंद्र बिंदु या भूकंप का सेंटर यहीं पे था। इस स्थान पे भूकंप आने के कारण ये दोनों क्षेत्र बड़े पैमाने पे प्रभावित हुए। लेकिन एक चीज़ और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भूकंप आया है उसका मूल कारण क्या है। तो जैसे इससे पहले मैं बताया हूँ कि प्लेटों के कारण ही भूकंप आते हैं, तो वे कौन सी प्लेटें थीं जिनके वजह से इस स्थान पे भूकंप का आविर्भाव हुआ है। तो यहाँ पे 3 प्लेटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं तीनों प्लेटों के कारण भूकंप की स्थिति बनी है। सबसे पहले हम देखते हैं इस स्थान पे एक प्लेट पाई जा रही है, देखेंगे ऐसे एक प्लेट है। यह जो प्लेट है यहाँ तक गई हुई है तथा यहाँ से पुनः इधर आ गई है, और जो यह प्लेट इधर आई है, इस प्लेट को नाम दिया गया है अनातोनिया का प्लेट। इस प्लेट का नाम है अनातोनिया प्लेट, अनातोनिया प्लेट। जबकि इसके नीचे इस हिस्से में देखते हैं हम, इस हिस्से में तो यहाँ पे जो प्लेट पाया जाता है, इस प्लेट को हम बोलते हैं अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट का मतलब होता है कि अरब प्रायद्वीप वाली प्लेट। और जो तीसरी प्लेट है, बहुत महत्वपूर्ण प्लेट है, इस प्लेट को हम कहते हैं अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट। ये तीनों प्लेटें मूव करती हैं या गतिशील रहती हैं, और इनके गतिशील होने के कारण ही इस क्षेत्र में भूकंप आया है। अमेरिकी भूगर्भिक वैज्ञानिकों का मानना यह है कि अरेबियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट, दोनों प्लेटें इस दिशा को गतिशील हुई। ये दोनों प्लेटें जो हैं इस दिशा को गतिशील हुई, और इसके इस दिशा में गतिशील होने के कारण ये दोनों प्लेटें जाकर के अनातोनियाई प्लेट से टकराईं। और जब अनातोनियाई प्लेट से टकराईं तो अनातोनियाई वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है गजियान्तेप जो स्थान है, उस स्थान से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप का केंद्र बताया गया, जो अपने भूकंप केंद्र से लगभग 18 किलोमीटर की गहराई पे इसका मूल बिंदु बताया गया। अर्थात भूकंप जो केंद्र है, इससे लगभग 18 किलोमीटर की गहराई पे भूकंप केंद्र या फोकस का स्थान पाया गया, जहां से वे दोनों प्लेट टकराती हैं और टकराने की वजह से भूमि का हिलना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात यदि हम इस तुर्की के भूकंप को देखते हैं तो यह लगभग सोमवार के दिन प्रातः 4:17 पहला झटका, दूसरा झटका कुछ समय के बाद 4:28 तथा तीसरा झटका लगभग 4:47 पे दर्ज किया गया। ठीक है, ये 3 झटके महसूस किए गए, और इन तीनों झटकों के महसूस होने का कारण, अर्थात भूकंप के जन्म होने का जो मुख्य कारण था वह यह था कि अफ्रीकी प्लेट, अरेबियन प्लेट का खिसकाव हुआ, तथा ये दोनों प्लेटें जाकर के किससे मिली? अनातोनिया प्लेट से मिली या अनातोनिया प्लेट से टकराई, और जब उससे टकराई तो इसलिए उस स्थान पे भूकंप आया। लेकिन उस स्थान की यदि बात करते हैं, वह स्थान कौन सा था जहां पे यह भूकंप आया? तो यह तुर्की और सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्र, लेकिन वह मूल बिंदु तो था तुर्की में, लेकिन सीरिया का भी वहां पे सीमा लगता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया तुर्की व सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गजियान्तेप नामक स्थान है, इसी स्थान से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर, उस स्थान से लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर भूकंप का जन्म हुआ। भूकंप का जन्म बताया गया या भूकंप का स्थान बताया गया जहां से भूकंप ने जन्म लिया। लेकिन इसके मूल की यदि बात करते हैं, भूकंप मूल की बात करते हैं, इसको हम अंग्रेजी में फोकस के नाम से भी जानते हैं। यह फोकस जो था वह अपने केंद्र से लगभग 18 किलोमीटर की गहराई पर, अर्थात धरातल में भूमि के नीचे लगभग 18 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप मूल पाया गया। ठीक है, जिसकी तीव्रता की बात की जाती है तो जिसकी तीव्रता बताएगी 7.8
और यह किस पे मापा गया? रिएक्टर स्केल पे। चूंकि भूकंप की तीव्रता को मापने का जो स्केल है उसे रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है और इस स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 बताई गई। दोस्तों, इस आपदा के समय में भारत ने एक बहुत ही बड़ा साहसी कार्य किया। वह साहसी कार्य यह था कि भारत के द्वारा एक सहायता दल भेजा गया। भारत के द्वारा तुर्की और सीरिया के लिए एक सहायता दल भेजा गया, जिस सहायता दल को एक नाम दिया गया और वह नाम था ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन दोस्त में भारत ने अपने देश के एनडीआरएफ की टीम एक भेजी जो बहुत ही कुशल होती है आपदाओं के लिए। वह जाकर के वहाँ के लोगों की सहायता करने का काम कर रही है। दोस्तों, इस भूकंप में इन दोनों देशों के बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और उन चीज़ों में यह है कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं इसके कुछ भौगोलिक तथ्यों की भी बात कर लें, जैसे यहाँ पे कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे कौन कौन से सागर हैं और कुछ ऐसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जल संधियाँ हैं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं। उन जल संधियों की भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तुर्की जो हमारा देश है, इस देश से ऊपर यदि हम चलते हैं उत्तर दिशा की तरफ तो एक सागर मिलता है जिस सागर का नाम है काला सागर। और उस काला सागर से जैसे ही नीचे आते हैं तो तुर्की का एक द्वीप पाया जाता है जो भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका है? एशिया का। यहाँ इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सागर पाया जाता है जिस सागर का क्या नाम है? यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, इस सागर का नाम है मरमरा सागर। और मरमरा सागर से जस्ट नीचे आते हैं तो एक और सागर मिलता है जिसका नाम क्या है? एजियन सागर। और उस एजियन सागर से और दक्षिण में आते हैं तो एक बड़ा सागर मिलता है जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु में बताया जाता है और उस सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जल संधियां हैं, उन जल संधियों की हम चर्चा करते हैं। पहली जल संधि जो है उस जल संधि का नाम है बास्पोरस जल संधि। और बास्पोरस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो इसको देखिए, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने का काम करती है। बास्पोरस किसे जोड़ती है? मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने का काम करती है। दूसरी जो जल संधि है उस जल संधि का नाम है डार्डेनल की जल संधि। कौन सी? डार्डेनल की जल संधि। डार्डेनल जल संधि करती है। उसके बाद अगली तीसरी जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है बाब अलमंदेव जल संधि। बाब अलमंदेव जो जल संधि है वह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। किसको? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि? बाब अलमंदेव की जल संधि। दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे हम चर्चा कर ले रहे हैं, हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का नाम होगा स्वेज नहर। लेकिन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इस भूभाग को काट करके एक नहर बना दिया गया जिस नहर का नाम क्या पड़ा? स्वेज नहर। स्वेज नहर नाम इसका पड़ा जो इस भूभाग को काट करके बनाया गया, जो किसको जोड़ने का काम करती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों का एशिया के देशों के साथ व्यापार करना, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करना बहुत ही सुगम हो गया। दोस्तों, एक और जल संधि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। उस जल संधि को हम यहाँ पे भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से हम किसे जानते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि जो है उस जल संधि को हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। ऐसे ही हम वीडियो आपको बनाते रहेंगे। धन्यवाद।